रेबीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो इसमें एपिडेमियोलॉजी अपन ने देख ली थी पिछली क्लास में। इसका फैलाव किस प्रकार होता है, जो लार के द्वारा इसका फैलाव होता है। ये एक प्रकार का घातक रोग है जिसको फीटल डिजीज भी कह सकते हैं। सही है। इसमें विश्व में सभी प्रकार के देशों में ये पाया जाता है, केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर। इसमें सभी प्रकार के जीव इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी, तो बर्ड्स जो होते हैं वो इस रोग से संक्रमित नहीं होते। बर्ड्स जो होते हैं वो इस रोग से संक्रमित नहीं होते, वो इस रोग से संक्रमित नहीं होते। यानी कि जो पक्षी जो होते हैं उनको रेबीज नहीं होता है। ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का क्या मतलब होता है? जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि पशुओं से मनुष्य में जाने वाला रोग। ऐसे सभी डिजीज को जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी के बाद में आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस रोगजनकता। रोगजनकता का मतलब होता है कि जो वायरस जो होता है वो शरीर में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले घाव के द्वारा ये शरीर में प्रवेश करता है। वायरस जो होता है घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कि कोई पशु, संक्रमित पशु किसी स्वस्थ पशु को काटता है तो उस समय घाव निर्मित होता है, और घाव के संपर्क में क्या आती है? पशु की लार आती है, जिस वजह से ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है। घाव में वहीं पे ये रहता है, और वहाँ की जो रेखित मांसपेशियां जो होती है, रेखित मांसपेशियां, रेखित मांसपेशियों के अंदर ये रहता है, और वहाँ पे क्या करता है? रेखित मांसपेशियों में मल्टीप्लिकेशन या बहुगुणन का काम करता है। बहुगुणन करता है। बहुगुणन का क्या मतलब होता है? अपनी संख्या बढ़ाना। बहुगुणन का क्या मतलब होता है? अपनी संख्या बढ़ाना, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, या जो भी बहुगुणन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाना। तो किसके अंदर करता है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेखित मांसपेशियां जो होती है उनको ये प्रभावित करता है, और उनके अंदर रहकर ये बहुगुणन का कार्य करता है या अपनी संख्या बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में ये कहाँ जाएगा? संख्या बढ़ा ली इसने। संख्या बढ़ाने के बाद ये जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरो का मतलब नर्व यानी तंत्रिका, मस्कुलर मतलब पेशियां, जंक्शन मतलब जहाँ पे ये जुड़ती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? जंक्शन। यानी कि जहाँ पे मांसपेशियां तंत्रिका जिस मांसपेशी से जिस स्थान से जुड़ती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तंत्रिका मांसपेशी के जिस स्थान से जुड़ती है उस स्थान को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। तो मांसपेशी में ये पहले था, सही है। घाव के द्वारा किसमें प्रवेश किया है? मांसपेशियों के अंदर, रेखित मांसपेशियों। अब रेखित मांसपेशियों से जुड़ी जो तंत्रिकाएं जो होती है, रेखित मांसपेशियों से जुड़ी जो तंत्रिकाएं जो होती है उस स्थान पर चला जाता है। किस पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाएगा, और इसके बाद में ये
परिधीय तंत्रिका तंत्र में जाता है, नर्व से होते हुए, तंत्रिका से होते हुए, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंच गया और अब किसको प्रभावित करने लगेगा? पहले तो मसल्स को प्रभावित कर रहा था, इसके बाद में ये नर्व में प्रवेश कर जाएगा। किससे? मसल्स से नर्व में प्रवेश कर जाएगा। पहले तो मैंने आपको बताया था यहाँ के जो मांसपेशियां मतलब मसल्स, तो मसल्स में था, तो मसल से किस में चला जाएगा? नर्व के अंदर। तो नर्व के अंदर होते हुए ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होते हुए परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर गया। इसके बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र से होते हुए ये कहाँ जाएगा? ये स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड, जो मेरुरज्जु जो होती है, रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली जो भी तंत्रिकाएं होती है, रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या बोला जाता है? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर जाता है। क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर ये कहाँ जाएगा? मस्तिष्क में जाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से। ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाने के बाद ये अपने लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है। इसके बाद में क्या होता है? ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में जाने के बाद तंत्रिकीय लक्षण प्रदर्शित हो जाएंगे। तंत्रिकीय लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। तंत्रिकीय लक्षण कौन कौन से हो गए? तंत्रिकीय लक्षण जैसे कि लकवा आना, चाहिए एक ही सर्कल के अंदर चक्कर काटना, अपने सर को बार बार किसी ठोस सतह से भिड़ाना, ये सारे क्या हो गए? चक्कर आना, ये सारे तंत्रिकीय लक्षण हैं जो जब ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में जाने के बाद ये तंत्रिकीय लक्षण जो होते हैं वो प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तंत्रिकीय लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। इसके बाद में ये हो गया इसका क्या? चक्कर हो गया कि ये शरीर में कैसे कैसे कौन से स्थान पे जाता है। सही है, ये तो हो गया। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करते हैं तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये साइट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब घाव की जो साइट है, घाव की जो जगह है, घाव की जगह है, उस जगह के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि डिपेंड कैसे करता है? घाव पर कैसे निर्भर करेगा इंक्यूबेशन पीरियड? मान लो इसको जाना कहाँ है? लास्ट में इसको जाना है ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जाना है। इस वायरस को कहाँ जाना है? मस्तिष्क के अंदर जाना है। अब जो साइट जो है वो जगह, जिस जगह पे कुत्ते ने काटा है या जिस जगह पे घाव है, वो घाव अगर ब्रेन के नज़दीक है, मस्तिष्क के नज़दीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो छोटा हो जाएगा और लक्षण जो होते हैं जल्दी प्रदर्शित हो जाएंगे। अगर ये जगह, घाव की जगह ब्रेन से दूर है, सही है, ये घाव की जगह ब्रेन से दूर है, मस्तिष्क से दूर है, तो उसको मस्तिष्क में पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। सही है, टाइम लगेगा तो इंक्यूबेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा और लक्षण प्रदर्शित होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर पिछले पैर के किसी पशु ने काटा, पशु के, जैसे गाय की बात करते हैं तो गाय के पिछले पैर को अगर कोई कुत्ता काटता है, रेबीज का कुत्ता अगर पिछले पैर को काटता है तो उसमें लक्षण प्रदर्शित होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले पैर से मस्तिष्क की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पहुँचने में वायरस को टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है इंक्यूबेशन पीरियड भी लंबा होगा। अगर मान लो कोई डॉग जो है वो किसी पशु की गर्दन के ऊपर काटता है, तो गर्दन जो होती है वो मस्तिष्क के पास में होती है और गर्दन को काटने के बाद जो पशु जो वायरस जो होता है वो मस्तिष्क में जल्दी से चला जाएगा, पास में ही तो है इसलिए जल्दी से चला जाएगा और जल्दी से जाएगा तो इंक्यूबेशन पीरियड छोटा हो जाएगा और जो लक्षण होते हैं वो जल्दी प्रदर्शित हो जाएंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इसका कोई फिक्स नहीं होता, घाव की जगह के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद में ये क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? यहाँ पे ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद ये ब्रेन की कोशिकाओं को, ब्रेन सेल्स को क्या करेगा? डीजनरेशन करने लगेगी।
ब्रेन की कोशिकाएं जो होती है उनको डीजनरेशन या अपन कह सकते हैं धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा, सेल्स में डीजनरेशन उत्पन्न करेगा। डीजनरेशन, इसके अलावा डिस्ट्रक्शन उत्पन्न करेगा, एंड डिस्ट्रक्शन उत्पन्न करेगा। डीजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन उत्पन्न करेगा कोशिकाओं के अंदर, जिसके कारण क्या आएगा, जिसके कारण पशु में लकवा उत्पन्न हो जाएगा, पैरालाइसिस उत्पन्न हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, पैरालाइसिस उत्पन्न हो जाता है, लकवा हो जाता है, पशु के लकवा उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि लकवा जो होता है किसकी वजह से होता है, वो तंत्रिका कोशिकाओं के काम करना बंद करने की वजह से क्या आता है, लकवा आता है। और जाहिर सी बात है, अगर ब्रेन के अंदर ही ब्रेन की कोशिकाओं में ये नष्ट करने लगेगा तो ब्रेन की कोशिकाएं काम नहीं कर पाएगी, और ब्रेन की कोशिकाएं काम नहीं कर पाएगी तो तंत्रिका कोशिका काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सीधी मस्तिष्क से जुड़ी होती है, सही है, मस्तिष्क के इशारे पर ही वो कार्य करती है, और मस्तिष्क से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो उस अंग की जो तंत्रिका कोशिका है वो काम नहीं करेगी, और उस अंग का जो होता है वो लकवा हो जाता है, सही है। इसके अलावा ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सारे तंत्रिका तंत्र हो गया, यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा था। इसके साथ साथ ब्रेन और स्पाइनल कोड को भी प्रभावित करता है। यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो किसके द्वारा बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड के द्वारा। ब्रेन और स्पाइनल कोड के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रभावित हो रहे हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा। और इसके लकवा के अलावा इसके और क्या लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पागलपन हो गया। ये लक्षण आना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसकी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। इसके वायरस, कौन सा वायरस इसके अंदर संक्रमित कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 प्रकार की फॉर्म बताई थी मैंने आपको, एक तो फ्यूरियस फॉर्म हो गई, एक हो गई डम फॉर्म। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, अलग अलग लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। जब ये वायरस जो होता है वो ब्रेन की कोशिकाओं को डीजनरेशन कर रहा होता है, इनकी कोशिकाओं को नष्ट कर रहा होता है, उस समय एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनको नेगरी बॉडी कहा जाता है। ये जो बॉडीज जो दिखाई दे रहे हैं, बॉडीज का मतलब होता है कण। बॉडीज का मतलब क्या होता है, एक कण होता है। एक कण को अपन कोई भी किसी भी प्रकार का कण होता है उसको बॉडीज बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपने सुना होगा फॉरेन बॉडीज, शरीर के अंदर फॉरेन बॉडी प्रवेश करती है, मतलब कोई भी बाहरी कण प्रवेश करता है उसको अपन फॉरेन बॉडी कहते हैं। मतलब किसी कण को क्या कहा जाता है, फॉरेन बॉडी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से कण के समान संरचना होती है, सही है, इसलिए इसको क्या बोला, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक मतलब होता है कि कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की कण होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, नेगरी बॉडी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेगरी बॉडी। ये नेगरी बॉडी इसका एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण है। इस वायरस का विशिष्ट लक्षण क्या है, नेगरी बॉडी इसका उपस्थित हो, सही है। कोशिका द्रव्य के अंदर जिस कोशिका में ये प्रवेश करता है, जिस कोशिका को नष्ट करने का काम करता है, डिजनरेशन करता है, उस कोशिका के अंदर क्या करता है, ये उस कोशिका के अंदर जाके नेगरी बॉडीज का निर्माण करेगा। और ये जो नेगरी बॉडीज का निर्माण ये किसमें पाया जाता है, रेबीज में पाया जाता है। और इसको पहचानने का ये एक विशिष्ट तरीका होता है। इस वायरस को पहचानने का एक विशिष्ट तरीका होता है, या इस रोग को पहचानने का, पहचान में आगे अपन देखेंगे, नेगरी बॉडीज से भी इसको पहचाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी कोशिका में ये प्रवेश करता है उस कोशिका के अंदर या उसके कोशिका द्रव्य के अंदर क्या करता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज का निर्माण करता है, जिन्हें नेगरी बॉडीज कहा जाता है।
क्या कहा जाता है उनको, नेगरी बॉडीज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेगरी बॉडीज किसके अंदर बनती है, रेबीज के अंदर बनती है। इसके अलावा इसके लक्षण जैसे कि पागलपन हो गया, उत्तेजना, सही है, अति संवेदनशीलता। अति संवेदनशीलता का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों के प्रति संवेदनशील होना। जैसे कि कोई आवाज़ आती है, कोई अलग से आवाज़ आती है तो उसके प्रति वो रिएक्शन करता है, कान खड़े हो जाते हैं, सही है। ये सारे इसके लक्षण हैं। जैसे कि उत्तेजना बढ़ जाना, लकवा हो जाना, शरीर के मूत्राशय और गुदा होते हैं उनके लकवा हो जाते हैं, अपच की कंडीशन देखने को मिलती है, अत्यधिक लार का स्त्राव होता है, सही है। ये सारे इसके लक्षण हो गए। इसके अलावा ये वायरस जो होता है ये मांसपेशी के साथ साथ शरीर की तंत्रिका, और तंत्रिका के साथ साथ ये किस में जाता है, ये ग्रंथियों के अंदर भी चला जाता है। जैसे कि लार ग्रंथियाँ उनके अंदर चला जाता है और उनके अंदर लगभग 5 दिन तक ये रहता है और अत्यधिक लार का स्त्राव कराता है। तो मांसपेशियों का लकवा होना, ये सारे इसकी हो गई पैथोजेनेसिस। क्या हो गई इसकी पैथोजेनेसिस, किस प्रकार से, जैसे कि दोबारा देखो, सबसे पहले घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा, सबसे पहले घाव के द्वारा ये शरीर में प्रवेश करेगा, घाव के से रेखित मांसपेशियों में प्रवेश करेगा। रेखित मांसपेशियों में ये याद रखना, ये रक्त में नहीं जाता। ये वायरस जो होता है ये घाव के साथ सीधे किस में जाएगा, रेखित मांसपेशियों में, रक्त में नहीं जाएगा, रक्त में उपस्थित नहीं रहता है। रक्त में उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है। जाहिर सी बात है, देखो रक्त में उपस्थित नहीं रहेगा तो रक्त में उपस्थित नहीं रहेगा तो अपन किसी दवाइयों की वजह से इसको नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दवाइयाँ अपन कहाँ छोड़ते हैं, रक्त के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और दवाइयों से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किस में पाया जाता है, ये मांसपेशी के अंदर पाया जाता है, और मांसपेशी के अंदर पाया जाता है तो दवाइयाँ इसके ऊपर असर नहीं करती है। इसके अलावा शरीर में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, वो भी इसको नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती है, रक्त के अंदर पाई जाती है, और रक्त के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती है तो वो मांसपेशी तक, इस वायरस तक पहुँच नहीं सकती, और वायरस तक नहीं पहुँचेगी तो उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो एक बार ये वायरस होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं होता है। रेखित मांसपेशी में जाएगा, रक्त में नहीं जाता है। इसके बाद में कहाँ जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। कहाँ जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे मसल्स और नर्व जुड़ी हुई होती है उसे क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उस स्थान पे जाता है। बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है, जैसे कि हाथ पैर, शरीर की आंत हो गई, इसके अलावा आमाशय हो गया, इन चीज़ों के अंदर जो तंत्रिका उपस्थित रहती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होती है। और एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके अंदर ब्रेन की तंत्रिका और स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिका आपस में मिलके, ये दोनों अंगों की तंत्रिकाएं मिलके किसका निर्माण करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। इसके अलावा बाकी जो नर्व होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है। इसके बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र से होते हुए कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, क्योंकि परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, ब्रेन के हाथ में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। ब्रेन में जैसे ही जाएगा तो ब्रेन की कोशिकाओं में क्या करेगा, ये डिजनरेशन उत्पन्न करेगा और डिस्ट्रक्शन उत्पन्न करेगा। डिजनरेशन का मतलब होता है धीरे धीरे कोशिकाओं को नष्ट करना, धीरे धीरे कोशिकाओं को नष्ट करना, ये लक्षण उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से सारे तंत्र के लक्षण जो होते हैं वो प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तंत्र के लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लकवा होना, इसके अलावा पागलपन, ये भी एक तंत्र के लक्षण है। इसके अलावा एक ही सर्कल के अंदर चक्कर काटना, अपने सर को बार बार किसी दीवार पे भिड़ाना या दीवार के मारना। इसके अलावा पिक्का जैसे लक्षण, पिक्का क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी अवांछनीय चीज़ को खाना, सही है। वो सारे लक्षण क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र के लक्षण होते हैं, इनको तंत्री के लक्षण बोला जाता है। इसके बाद में पैरालाइसिस हो जाता है, पागलपन हो जाता है, और ये जो वायरस होता है वो जिस कोशिका में प्रवेश करता है उसके अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज बनाता है, जिनको नेगरी बॉडीज बोला जाता है, जो कि कोशिका के अंदर प्रवेश करती, कोशिका के अंदर रहती है, जिनको नेगरी बॉडीज बोला जाता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिस वजह से कई लक्षण जैसे कि पागलपन, चक्कर आना,
पिछले पैरों का लकवा, मृत्यु आदि ये लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की बात में आती है क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन क्लिनिकल साइंस सबसे पहले अपन देखेंगे केटल के अंदर। केटल के अंदर क्लिनिकल साइन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है केटल के अंदर? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक। 2 सप्ताह से 6 माह, 6 माह तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब मैंने आपको बताया था कि रेबीज की 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की फॉर्म पाई जाती है। एक तो होती है डम फॉर्म, एक होती है फ्यूरियस फॉर्म। ठीक है, कौन सी 2 प्रकार की फॉर्म होगी केटल के अंदर? एक तो डम फॉर्म, जिसको पैरालाइटिक फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरी क्या होती है इसमें, डम के बाद में एक होता है फ्यूरियस फॉर्म। दूसरी क्या होती है? फ्यूरियस, या इसको मैनिएक नाम से भी जाना जाता है। मैनिएक फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 प्रकार की फॉर्म पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन लक्षण देखेंगे किसके बारे में? डम फॉर्म के बारे में। डम फॉर्म, जिसको पैरालाइटिक फॉर्म भी कहा जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? ये फिक्स्ड स्ट्रेट वायरस जो होता है, फिक्स वायरस जो होता है, जो मैंने आपको बताया था रेबीज का, कौन सा वायरस? फिक्स रेबीज वायरस, उसके द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। फिक्स रेबीज वायरस के द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे मैंने आपको 2 प्रकार के स्ट्रेन बताए थे रेबीज के, एक तो फिक्स रेबीज वायरस, एक होता है स्ट्रेट रेबीज वायरस। तो फिक्स रेबीज वायरस की वजह से डम फॉर्म उत्पन्न की जाती है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षणों में देखें तो पिछले पैरों का लकवा होना, पिछले पैरों का लकवा, जिसमें भी पिछले पैर में भी जो फैटलॉग जो होता है, यानी कि पैर के जो खुर होते हैं, खुरों के पास में पाया जाने वाला जो जॉइंट होता है, फैटलॉग जॉइंट जिसको बोला जाता है, वो ज्यादा प्रभावित होता है इसके अंदर। कौन सा? फैटलॉग जॉइंट। फैटलॉग जॉइंट जो होता है अधिक प्रभावित होता है। फैटलॉग जॉइंट है, अधिक प्रभावित होता है। दूसरा लक्षण क्या हो गया? चलते समय पिछले पैरों का चौड़ा होना, चलते समय पिछले पैरों का चौड़ा होना, चलते समय पिछले पैरों का चौड़ा होना। पूंछ का मुड़ जाना, पूंछ का मुड़ जाना। इसके अलावा
संवेदनशीलता कम हो जाना, संवेदनशीलता कम हो जाना, संवेदनशीलता कम हो जाती है। किसी भी आवाज़ के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, मतलब एक तरह से जैसे अपन कह सकते हैं आलस जैसी कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। डम फॉर्म के अंदर, फ्यूरियस फॉर्म के अंदर ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलती। फ्यूरियस फॉर्म में अति एक्टिव यानी कि अति संवेदनशील हो जाता है पशु, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके अंदर एक्टिव नहीं होता है, इसके अंदर तनाव जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, इसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है किसी भी चीज़ के प्रति। नेक्स्ट, मल त्याग में परेशानी, मल त्याग में परेशानी होना, गुदा का लकवा होना, गुदा का लकवा होना, कानों का खड़ा होना, नेक्स्ट है भूख कम हो जाना, भूख कम हो जाना, उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि ये वायरस जो होता है वो रक्त में प्रवेश नहीं करता है, रक्त में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन ये वायरस मिल्क के द्वारा सिक्रेट हो सकता है, यानी कि दूध के द्वारा, दूध के अंदर ये उपस्थित हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रक्त के अंदर उपस्थित नहीं होता, लेकिन मिल्क के अंदर, दूध के अंदर ये वायरस उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा लार गिरना, अधिक लार गिरना, अत्यधिक लार गिरना, लकवे के कारण, लकवे के कारण क्या होता है, पशु जो होता है वो गिर जाता है, नीचे जमीन पे गिर जाता है, पशु जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिर जाता है, सही है। इसके अलावा जमीन पे लेटने के 2 दिन बाद, जमीन पे लेटने के लगभग 2 दिन बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। जमीन पे गिरने के 2 दिन बाद, गिरने के लगभग 2 दिन बाद, लगभग 2 दिन बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं, गिरने के 2 दिन बाद, या जब ये संक्रमण होता है, लकवा दिखाई देता है, तो लकवा दिखाई देने के लगभग 2 से 3 दिन बाद, लकवा दिखाई देने के लगभग 2 से 3 दिन बाद, लकवा दिखाई देने के लगभग 2 से 3 दिन बाद पशु की मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गए ये डम फॉर्म के लक्षण। कौन सी फॉर्म? डम फॉर्म, जो किसके द्वारा होती है? फिक्स्ड रेबीज वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि एक प्रकार से अपन इसको कह सकते हैं कि एक कमजोर वायरस है, एक प्रकार का कमजोर वायरस है, जिस वजह से ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं कि जो संवेदनशीलता इसमें कम हो जाती है। जब आप फ्यूरियस फॉर्म के बारे में अगर देखोगे तो फ्यूरियस फॉर्म में पशु जो होता है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हर किसी को काटने लग जाता है, अत्यधिक लार स्रावित होती है, छोटी सी भी आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, चारों तरफ भागता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये जो होता है इस फॉर्म के अंदर पशु जो होता है एक जगह बैठा रहता है, लेकिन फ्यूरियस फॉर्म में क्या होता है, पशु जो होता है वो चारों तरफ भागता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, सही है, छोटी सी आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। ये सारे लक्षण फ्यूरियस फॉर्म के अंदर आते हैं। बाकी फ्यूरियस फॉर्म के लक्षण अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।